नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म पर बात करने वाले हैं, 2010 की ब्लैक स्वान। हाँ, डैरेन एरोनॉफ्स्की की ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाकई में दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है। बिल्कुल। और नैटली पोर्टमन का परफॉर्मेंस जबरदस्त था। ऑस्कर मिला उन्हें नीना सायस के किरदार के लिए। सही कहा। आज हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो फिल्म की कहानी, किरदारों और खासकर इसके जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो आज का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम उन स्रोतों की मदद से फिल्म के जो मूल विचार हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे वो परफेक्शन की चाहत। हाँ, परफेक्शन यानी पूर्णता की वो खतरनाक हद तक जाने वाली चाहत। फिर नीना के अंदर वो अच्छा और बुरा, व्हाइट स्वान और ब्लैक स्वान का जो द्वंद्व है। और एक कलाकार का वो दर्दनाक बदलाव, वो रूपांतरण। सही। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि भाई कला की दुनिया में जो उत्कृष्टता होती है, उसकी असल में कीमत क्या है। बिल्कुल। और ब्लैक स्वान की यही खूबी है कि ये सिर्फ बैले के बारे में नहीं है। ये महत्वाकांक्षा, मानसिक दबाव, पहचान के संकट, इन सब की कहानी है। हाँ, फिल्म जैसे हमें सीधे नीना के दिमाग के अंदर ले जाती है। और हम उसके साथ ही वो क्या सच है क्या वहम है उसके बीच झूलते रहते हैं। परफेक्शन की ये जो तलाश है, वो सिर्फ कला तक नहीं रहती, वो तो जैसे उसकी पूरी पहचान को ही निगलने रखती है। हाँ, तो चलिए इसी परफेक्शन की बात से शुरू करते हैं। नीना, हम देखते हैं एक बेहद समर्पित डांसर है। उसकी तकनीक कमाल की है। हाँ, इम्पेकेबल। लेकिन स्वान लेक बैले में वो व्हाइट और ब्लैक स्वान दोनों भूमिका निभाने के लिए ये काफी नहीं है। डायरेक्टर थॉमस लेरॉय उसे क्या कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं तुम व्हाइट स्वान के लिए परफेक्ट हो, लेकिन तुम्हारा ब्लैक स्वान उसमें भावना नहीं है। और फिर वो कहते हैं तुम्हें खुद को खोना होगा, लूज योरसेल्फ। ये खुद को खो देना, इसका क्या मतलब है फिल्म में? ये तो सुनने में थोड़ा खतरनाक लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और हाँ खतरनाक सलाह है, खासकर नीना जैसी शख्सियत के लिए जो बहुत ही कंट्रोल में रहती है। हाँ, थॉमस का मतलब शायद ये था कि उसे अपनी भावनाओं को, अपनी दबी हुई इच्छाओं को, अपने अंदर के अंधेरे पक्ष को उसे खुलकर बाहर आने देना होगा। मतलब सिर्फ तकनीक नहीं, जुनून भी चाहिए। बिल्कुल। कला में सिर्फ कुशलता नहीं, वो जुनून, वो उन्मुक्तता भी चाहिए होती है। लेकिन नीना के लिए, खासकर वो अपनी माँ के इतने सख्त कंट्रोल में पली बढ़ी है, हाँ, तो उसके लिए खुद को खोने का मतलब है कंट्रोल खो देना। एक तरह से पागलपन की हद तक चले जाना। उसे समझ ही नहीं आता कि इस सलाह को माने कैसे बिना अपना मानसिक संतुलन खोए। और ये दबाव सिर्फ डायरेक्टर का नहीं है। उसकी माँ एरिका, वो खुद एक डांसर थी पहले। हाँ, पूर्व डांसर, और वो अपने सपने जैसे नीना पर थोपती हैं। हाँ, और नीना का कमरा भी बिल्कुल एक बच्ची जैसा है। गुलाबी वॉलपेपर, खिलौने। हाँ, वो दिखाता है कि वो भावनात्मक रूप से कितनी कैद है, फंसी हुई है। माँ का किरदार सिर्फ प्रोटेक्टिव नहीं है, वो दमनकारी भी है। मतलब एक तरफ डायरेक्टर कह रहा है खुलो, उन्मुक्त बनो, और दूसरी तरफ माँ कह रही है कंट्रोल में रहो, परफेक्ट बनो। ये तो जबरदस्त द्वंद्व है। हाँ, ये दोहरा दबाव नीना के अंदर के संघर्ष को और बढ़ाता है। वो एक ऐसी लड़ाई में फंस जाती है जहां जीतना लगभग नामुमकिन लगता है। और यहीं पर वो पिछली स्वान क्वीन बेथ मैकिंटायर, उसका किरदार याद आता है। हाँ, बेथ का हश्र, वो तो जैसे एक चेतावनी है नीना के लिए। जब नीना उसे अस्पताल में मिलती है, वो घायल है, कड़वाहट से भरी हुई, तब वो परफेक्शन की एक बदसूरत सच्चाई देखती है कि ये चीज आपको तोड़ सकती है, आपकी पहचान छीन सकती है। और बेथ कहती भी है, तुम कभी परफेक्ट नहीं बन सकती। ये शब्द तो नीना के डर को और बढ़ा देते होंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि परफेक्शन की ये दौड़ कितनी बेरहम हो सकती है। ये सिर्फ एक भूमिका पाने की लड़ाई नहीं है, ये अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की लड़ाई है, जहां जरा सी चूक या उम्र का बढ़ना हाँ, आपको किनारे लगा सकता है। बेथ का हश्र नीना के लिए एक आईने जैसा है। वो उसे डराता भी है और शायद अनजाने में उसे उसी रास्ते पर और धकेलता भी है। इसी माहौल में फिर एंट्री होती है लिली की, मिला कुनिस का किरदार। हाँ, जो नीना से बिल्कुल उलट है। बेफिक्र, आत्मविश्वासी, स्वाभाविक रूप से आकर्षक। हाँ, तो सवाल उठता है कि क्या लिली सिर्फ नीना के दबे हुए हिस्से का प्रतीक है, या वो सच में खतरा भी है? ये फिल्म की खूबसूरती है ये सवाल। हाँ, लिली निश्चित रूप से नीना के अंदर के ब्लैक स्वान का प्रतिबिंब तो है ही, वो सब कुछ जो नीना बनना चाहती है और जिससे वो डरती भी है। वो उसे उकसाती है। हाँ, उसे आजादी का स्वाद चखाती है, उसकी दबी हुई कामुकता को जगाती है। वो रात जब वो बाहर जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं और नीना को लगता है कि उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं,
वो सीन काफी धुंधला सा है। हाँ, वो नीना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। लेकिन अगले दिन लिली कहती ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, और ये चीज नीना के भ्रम को और गहरा कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या उसके दिमाग की उपज है। तो यहाँ लिली सिर्फ एक कैटलिस्ट नहीं रह जाती। नहीं, वो नीना के मानसिक विघटन का एक सक्रिय हिस्सा बन जाती है, चाहे अनजाने में ही सही। उसका व्यवहार नीना के पैरानोया को, उसके वहम को बढ़ाता है। उसे लगने लगता है कि लिली उसकी जगह लेना चाहती है, जो शायद सच भी हो सकता है बैले की दुनिया की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए। लेकिन नीना के लिए ये सिर्फ प्रोफेशनल जलन नहीं रहती। ये उसकी पहचान पर हमला बन जाता है। हाँ, लिली उसके लिए वो दूसरा स्व बन जाती है जिससे उसे लड़ना है। और ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं चल रही, अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। नीना के वो वहम, वो हैलुसिनेशंस, हाँ, वो बढ़ते जाते हैं। आईने में अपना अक्स अलग तरह से बर्ताव करते देखना, अपनी स्किन पर अजीब बदलाव महसूस करना, पीठ पर जैसे पंख उकरे हों, ये सब क्या है? ये उसके मानसिक और भावनात्मक रूपांतरण के शारीरिक लक्षण है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन। अच्छा, आईना यहाँ सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो नीना के टूटते हुए व्यक्तित्व को, उसके अंदर जो दोहरी पहचान पनप रही है, उसे दिखाता है। व्हाइट स्वॉन और ब्लैक स्वॉन के बीच की रेखा जैसे मिट रही है। और वो पंखों वाला एहसास, त्वचा का बदलना, पंखों का भ्रम, ये दिखाता है कि वो उस कलात्मक भूमिका में इतनी ज्यादा डूब चुकी है कि वो किरदार ही उसकी असलियत बनता जा रहा है। वो सचमुच स्वॉन बन रही है, लेकिन ये एक बहुत दर्दनाक और भयानक प्रक्रिया है। और ये बदलाव उसे कलात्मक शिखर पर तो ले जाता है ना, ओपनिंग नाइट पर जब वो ब्लैक स्वॉन के रूप में परफॉर्म करती है। हाँ, वो जंगली है, सम्मोहक है, बिल्कुल परफेक्ट लगती है उस किरदार में। उसने खुद को खो दिया है, जैसा थॉमस चाहते थे। हाँ, कलात्मक दृष्टि से वो उस ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उसका ब्लैक स्वॉन का प्रदर्शन इतना असरदार इसलिए है क्योंकि उसने अपने सारे डर, सारी बंदिशें तोड़ दी हैं। उसने अपने अंधेरे पक्ष को पूरी तरह अपना लिया है। लेकिन यहीं वो सवाल उठता है, हाँ, कि क्या ये कलात्मक परफेक्शन इस कीमत के लायक है? उसने सिर्फ नियंत्रण नहीं खोया है, उसने वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो दी है। और इसका क्लाइमैक्स बहुत हिंसक है। उसे लगता है कि उसने लिली को मार दिया है। हाँ, अपने ड्रेसिंग रूम में कांच के टुकड़े से वो सीन इतना असली लगता है। हाँ, ये उसके भ्रम का चरम बिंदु है। वो हत्या उसके अंदर के संघर्ष का प्रतीक है, अपने प्रतिद्वंद्वी यानी लिली और अपने दमित स्व जिसे लिली दर्शाती है, उसे खत्म करने की एक हताश कोशिश। लेकिन असल में उसने लिली को नहीं, खुद को घायल किया होता है। ये आत्मविनाश है, कला के नाम पर। उसने अपने व्हाइट स्वान वाले हिस्से को, अपनी मासूमियत को सचमुच मार दिया है ताकि ब्लैक स्वान जी सके। बिल्कुल। और फिर आता है अंत। खून बह रहा है, लेकिन वो आखिरी एक्ट के लिए मंच पर जाती है, व्हाइट स्वान के रूप में, खूबसूरती से नाचती है और फिर कूद जाती है। दर्शक तालियां बजाते हैं और उसके आखिरी शब्द होते हैं, मैं परफेक्ट थी। ये अंत क्या कहता है? ये अंत बहुत शक्तिशाली है और इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक स्तर पर तो शाब्दिक रूप से वो शायद उस घाव से मर जाती है जो उसने खुद को दिया था। कला ने उसे भस्म कर दिया। लेकिन रूपक के स्तर पर देखें तो उसकी मौत व्हाइट स्वान का अंतिम बलिदान है। उसने ब्लैक स्वान बनकर वो परफेक्शन हासिल कर लिया जिसकी उसे तलाश थी, भले ही वो पल भर का हो और मौत में ही मिला हो। और वो आखिरी शब्द, मैं परफेक्ट थी। हाँ, वो एक जीत का बयान नहीं है बल्कि एक दुखद स्वीकृति है। उसने परफेक्शन की अपनी परिभाषा पा ली, लेकिन उसकी कीमत उसका जीवन था, उसकी आत्मा थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ब्लैक स्वान हमें परफेक्शन की वो खतरनाक खोज, अच्छे और बुरे के बीच इंसान के मन का वो द्वंद्व, और कला के लिए किए जाने वाले बलिदानों की एक तस्वीर दिखाती है। ये सिर्फ एक डांसर की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के दबाव और उसके जो मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं, उनकी कहानी है। फिल्म में प्रतीकात्मक भी बहुत गहरा है। वो आईने, हाँ, जो टूटे हुए व्यक्तित्व को दिखाते हैं, पंख और घाव जो उस दर्दनाक बदलाव को दर्शाते हैं, रंग सफेद बनाम काला, और खून जो परफेक्शन के लिए दिए गए अंतिम बलिदान का प्रतीक है, ये सब मिलकर एक बहुत ही तीव्र और विचलित करने वाला अनुभव रचते हैं। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या कला के लिए या किसी भी लक्ष्य के लिए इतना जुनून सही है कि इंसान अपनी पहचान ही खो दे? क्या वो तथाकथित परफेक्शन का मतलब हमेशा आत्मविनाशी होता है? कई बार बहुत धुंधली हो सकती है। नीना की कहानी एक चेतावनी है
कि उत्कृष्टता की खोज में आत्म जागरूकता और संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। वो परफेक्शन जिसे उसने हासिल किया, हाँ, क्या वो वाकई में हासिल करने लायक था या वो सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है, और यही इस फिल्म को इतना यादगार बनाता है।